हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब अच्छे होंगे। हमने हमारी लास्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी की सीरीज़ से स्टार्ट किया था कि इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी होती क्या है, मीनिंग, डेफिनेशन इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी का। उसके बाद हमने उसका अदर डिसिप्लिन्स हैं हमारी, उनके साथ रिलेशनशिप देखा। उसके बाद हम लोगों ने बात की कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, उनके टाइप्स के बारे में बात की। देन हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनका मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप ऑफ रिसोर्सेज और उनकी यूटिलिटी, देन कंजर्वेशन की बात की। अब हम लोग जो आप लोगों का सिलेबस है उसकी सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों को करना है एग्रीकल्चर। जो हमारी थ्योरीज़ हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर थ्योरीज़ है, एग्रीकल्चर में हमारी लोकेशन जो थ्योरी है उसके रेफरेंस में हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर की लोकेशन थ्योरी क्या होती है, किसने दी, किसने इसके बारे में बताया, उन सारी इन्फॉर्मेशंस को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है हमारा वांथोनेन की एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी। बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं कि एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी के एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी लोकेशन कैसे होनी चाहिए, कहाँ पर होनी चाहिए, कौन कौन से जोन्स होने चाहिए, किस तरीके से ये हमारे मार्केट एरिया को इफ़ेक्ट करती है, मतलब किसी भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होनी चाहिए उसके रेफरेंस से जो ये थ्योरीज थी ये जनरेट की गई थी। ये थ्योरी बेसिकली दी थी वांथुनेन ने। वांथुनेन कौन थे? वांथुनेन एक जर्मन स्कॉलर्स थे बेसिकली, जो इकोनॉमिक्स थे और एक लैंड ओनर्स थे, जिन्होंने 1826 में फर्स्ट टाइम एक सिस्टमेटिक अटैम्प्ट लिया किसके रेफरेंस में, अपनी एग्रीकल्चर लैंड यूज़ के रेफरेंस से, कि एग्रीकल्चर लैंड यूज़ है वो क्या होना चाहिए, आपकी मार्केट एरिया के नियर बाय होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने कॉन्स्टेंटिक जो रिंग्स होते हैं लैंड एरिया की, मतलब जो हमारा खेती का एरिया नहीं भूमि का एरिया, उसके आसपास चारों तरफ उन्होंने जो रिंग्स होती है, सर्कल्स जो होते हैं, उसको तैयार किया और उसके रेफरेंस से उन्होंने हमारी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में कि इसमें एक थ्योरी को जनरेट किया जिसका उन्होंने नाम दिया मॉडर्न एग्रीकल्चर ज्योग्राफी और रीजनल इकोनॉमी थ्योरी। अब बात करते हैं कि हमारी जो की थ्योरी होती है, यानी जो हमारी की अजम्पशंस हैं मॉडल के बारे में, थ्योरी के बारे में, वो क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वो होता है आइसोलेटेड स्टेट। आइसोलेटेड स्टेट का मतलब यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो ये होता है कि एक सिंगल सेंट्रल मार्केट सिटी होती है जिसके सराउंडिंग में एक यूनिफॉर्म पैटर्न पाया जाता है, मतलब एक जैसा एग्रीकल्चर लैंड एरिया पाया जाता है, जहाँ पे कोई रिवर नहीं है, रोड नहीं है और एक्सटर्नल टाउन नहीं है। आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल अकेला ऐसा भूमि का भाग जहाँ पे खेती के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है, ना वो किसी रोड से कनेक्टेड है, ना वहाँ पे कोई रिवर है, ना नियर बाई कोई टाउन है। देन हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट कोस्ट की। ट्रांसपोर्ट कोस्ट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के, या कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके सेलिंग प्राइस को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि जितना हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या चार्जेस हैं वो फार्मर को पे करना पड़ता है, या जो भी हमारी फर्म है उसको पे करना पड़ता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो सेलिंग प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, जिसको कहीं ना कहीं हम लोग इकोनॉमिक रेंट के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं कि जो कॉन्स्टेंटिक जो रिंग्स होती है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। पार्ट के रेफरेंस में बात करें, जो फर्स्ट जो जोन बनता है वो होता है आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर और डेयरी फॉर्म होते हैं इसके अंदर। जैसे आप लोगों को अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने स्क्रीन पे देखा है कि जैसे थ्योरी में आप लोगों को अलग अलग है ना ऐसे जोन्स बने दिख रहे, बीच में सारा का सारा क्या है, आपके सेटलमेंट है। सेटलमेंट से लगता हुआ जो आपका जो एरिया होता है उस एरिया के अंदर सबसे पहले आता है आप लोगों का हॉर्टिकल्चर या डेयरी प्रोडक्ट। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, फल और फूलों की जो खेती होती है उसको बोला जाता है हॉर्टिकल्चर। और डेयरी यानी आपके मिल्क प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स आप लोगों को एनिमल्स से मिलते हैं। अब बात ये आती है कि इनको
वांथुनन ने फर्स्ट रिंग के अंदर क्यों रखा? क्योंकि इनको रखने का मतलब ये होता है कि ये वो सारे पदार्थ होते हैं जिनको जल्दी से जल्दी मार्केट में पहुंचाना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, नहीं तो ये खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड जो रिंग होती है वो होती है आपकी फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री रिंग में हमारा क्या होता है कि इसके अंदर जो लकड़ी है, चाहे वो आप उसको जलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे घर बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं या किसी और इंडस्ट्री में उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए फॉरेस्ट्री की सेकंड रिंग को जनरेट किया जाता है। यानी सेकंड रिंग में वहाँ पर जो हमारी लकड़ी है उसको तैयार किया जाता है, यानी लकड़ी की पेटी है वो तैयार की जाती है। थर्ड जो पेटी होते हैं वो होता है आपका क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि अलग अलग तरह की जो फसलें हैं वो इसके अंतर्गत बोई जाती हैं, जो आपकी थर्ड पेटी होते हैं। उसके बाद आता है आपका फोर्थ जोन, फोर्थ रिंग जिसको आप बोल सकते हो, उसके अंदर आता है आपका रैंचिंग और ग्रेजिंग। रैंचिंग और ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है? रैंचिंग होता है कि पशुओं को बाड़े के अंदर रखना। बाड़े का मतलब होता है कि जो पशुओं को रखने का जो स्थान होता है उसको रैंचिंग बोला जाता है बेसिक। ग्रेजिंग एरिया होता है कि पशुओं को चराने का जो स्थान होता है उसको ग्रेजिंग एरिया बोला जाता है। तो ये बेसिकली हमारे चार जो रिंग्स होते हैं, फर्स्ट वन इज़ द हॉर्टिकल्चर एंड डेयरी, सेकेंड वन फॉरेस्टिंग, थर्ड वन इज़ द क्रॉप रोटेशन एंड फोर्थ वन यानी लास्ट वन जो होता है आपका वो होता है रेंचिंग या ग्रेजिंग। अब बात करते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा। जो फार्मर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी लैंड एरिया को इस जगह लोकेट करना चाहिए या क्रॉप पैटर्न ऐसा होना चाहिए जहाँ से उनका मार्केट एरिया है वो नियर बाई हो, ताकि उनको जो बिड रेंट है वो कम से कम उन लोगों को देना पड़े। क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा एग्रीकल्चर लैंड से लेके मार्केट एरिया का डिस्टेंस जैसा जैसा बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे जो प्रॉफिट है फार्मर का वो हमारा उतना ही कम होता चला जाता है। अब बात करते हैं कि इंडियन रेफरेंस में अगर हम लोग वांथुनन की थ्योरी को अडोप्ट करते हैं तो उसके में कौन कौन से चैलेंजेस हम लोगों को सामने आते हैं। फर्स्ट जो चैलेंज है वो है हमारा नॉन यूनिफॉर्म टेरेन, यानी जो हमारा धरातल है वो एक जैसा नहीं है। कहीं पे आप लोगों को पता है कि इंडियन रेफरेंस में अगर हम लोग देखें, हमारी इंडिया के अंदर जो सिंधु गंगा का मैदान है वही हमारा समतल भाग है, बाकी राजस्थान है हमारा ड्राइड एरिया है। अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बात करें सारा का सारा हिली एरिया है, बेसिकली फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है। साउथ इंडिया की बात करें तो मिनरल्स से फिल होने के बावजूद लेकिन जो मिट्टी होती है वो वहाँ की आप लोगों की पठारी मिट्टी है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो धरातल है वो यूनिफॉर्म नहीं है। उसके बाद है आपका सेकंड जो चैलेंज है वो आते हैं आपके मल्टीपल मार्केट सेंटर्स। मल्टीपल मार्केट सेंटर्स की वजह से क्या होता है कि लोगों को वो उतनी जो चार्जेस या जो अमाउंट है उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का वो नहीं मिल पाता जो उनको चाहिए होता है। थर्ड होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है जीवन निर्वाह कृषि करना, यानी जो इंडिया के रेफरेंस में जो खेती की जाती है, जो फार्मिंग की जाती है वो जीविका के लिए किया जाता है। उसका मेन कारण क्या है कि जनसंख्या है इंडिया की वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, एग्रीकल्चर लैंड हमारा बहुत कम है। अगर हम लोग जोग्राफिकल एरिया के रेफरेंस से देखें तो इंडिया का जो साइज़ है वो 7th है, लेकिन पॉपुलेशन के रेफरेंस में क्या हमारा फर्स्ट है। इसकी वजह से क्या होता है कि खाली हम इतना ही अनाज उत्पादन कर पाते हैं जो खाली जिससे कि भरण पोषण है लोगों का वही हो पाता। उसके बाद बात करते हैं कास्ट एंड लैंड टेन्योर। कास्ट एंड लैंड टेन्योर का में हमारा जो मीनिंग है वो ये होता है कि जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है वो पर्टिकुलर कुछ कास्ट के रेफरेंस में बटी हुई है, और लैंड टेन्योर का मतलब होता है कि समय अवधि के लिए जो हमारी जो भूमि है उसको यूज़ किया जाता है। जैसे आपने बहुत सारे गांव में सुना होगा कि गांव को ज़मीन पे रेंट पे दे दिया जाता है, बादे पे जिसको हम बोलते हैं, कि कुछ समय अवधि के लिए ही भूमि को किसी कोई व्यक्ति है जो जमींदार है या जो मालिक है उनसे खरीद कर खेती करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। डेवलपमेंट न होने की वजह से, इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डेवलप ना होने की वजह से मेन रीज़न हमारे एग्रीकल्चर लैंड के लिए जो मेन जो प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ रही है वो हो रहा है हमारा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा टेक्निकल इतना ज़्यादा डेवलप ना होना, किसानों का
एडवांस एग्रीकल्चर पैटर्न को ना अडॉप्ट करने की वजह से और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है वो इतनी अच्छी न होने की वजह से हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसको बहुत सारे चैलेंजेस है वो फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद बात आती है आपकी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन का यहाँ पे मतलब होता है, जैसे अगर आप लोग ने देखा होगा कि अभी पहले किसान को क्या करना पड़ता है, अपने भूमि का पंजीकरण करना पड़ता है, रिकॉर्ड उसको मेंटेन करना पड़ता है। उस रिकॉर्ड को भारत सरकार में के जो साइट्स होते हैं उस पे उसको रिकॉर्ड करवाता है, फसल का ब्यौरा देना पड़ता है। और उसके बाद बहुत सारी सरकार की ऐसी नीतियां हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर को बढ़ावा ना दे के उन किसानों के लिए समस्याएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने लग रही है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो किसान है वो अनेक समस्याओं को झेल रहे हैं। अब बात करते हैं कि केस स्टडी अगर हम लोग इंडियन रेफरेंस में देखें तो केस स्टडी हमारी आती है जो वेजिटेबल फार्मिंग है, यानी अगर मैं फर्स्ट रिंग की बात करूं पेरी अर्बन दिल्ली की, इसमें हमारी क्या होती है कि जैसे सोनीपत, बागपत, गाजियाबाद, ये वो सारी एरियाज हैं जहां पर जो वेजिटेबल्स फार्मिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है। यानी मैं कहीं ना कहीं बात कर रही हूँ हॉर्टिकल्चर की। जो हमारी 1 की जो इनर रिंग होती है पेरिफेरी की उसको शो करता है। उसके बाद सेकंड है आपका ट्रांसपोर्टेड मार्केट एसेस। आज़ादपुर जो मंडी है एशिया की हमारी लार्जेस्ट हमारी मंडी है वेजिटेबल मार्केट के लिए, जो इंटेंसिव कल्टीवेशन को सिटी के नियर बाय लेती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो मैटर करता है कि आप कौन सी जगह से अपने प्रोडक्ट को, अपनी वेजिटेबल्स को, अपनी जो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट एरिया तक पहुंचा रहे हैं। आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चार्जेस हैं वो उसी पर डिपेंड करते हैं कि वो लो होंगे या हाईएस्ट होंगे। डिस्टेंस डिकीन एक्शन, फर्दर जो जोन्स होते हैं शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे वीट का, राइस का लोअर वैल्यू होती है, मोर ड्यूरेबल क्रॉप्स होती है, ज़्यादा टाइम इनको लगता है। कहीं ना कहीं ये हमारे वानथेनन की जो कॉन्स्टेंट जोन थ्योरी है उसमें मॉडर्न सेटिंग है। अब बात कर जैसे सेकंड अगर केस स्टडी आप लोग ले सकते हो, उसके लिए आप शुगर केन को यूपी के अंदर शो कर सकते हो। ठीक है, उत्तर प्रदेश है, यूपी हमारा जो स्टेट है इंडिया का, वो हमारे इंडिया का अकेला 45% है वो शुगर केन की आउटपुट देता है। उसके नियर बाई के जो हमारे कल्टीवेशन में कॉन्स्टेंट के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं लाइक मुजफ्फरनगर, मेरठ, शाहजहानपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे बहुत सारे शुगर मिल्स हैं वो अवेलेबल हैं। इससे कहीं ना कहीं जो हमारा मार्केट एरिया डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा, यानी वानथेन की जो थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन है वो रियल लाइफ में आप लोग इन केस स्टडीज से इंडियन रेफरेंस में आप लोग इसको शो कर सकते हो। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट एसेस इन इंडिया। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है हमारे रोड की कनेक्टिविटी। जो नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं, अगर हम उनको कंप्रेस करते हैं तो डिस्टेंस है हमारा जो इनर रिंग होते हैं हमारी कॉन्स्टेंटिक जोन थ्योरी की, जैसे मुंबई और बेंगलुरु की, वो क्या हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगी। कोस्ट और चेन्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनको बढ़ाना चाहिए ताकि जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड होता है खेती करने का उसके अलावा हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक लंबे टाइम तक स्टोर कर पाएँ। नेक्स्ट है आपका डिजिटल मार्केट एसेस। ई नेम, मोबाइल बेस्ड प्राइस डिस्कवरी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आज के जो नए किसान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल किया जाए। लोगों को जो किसान हैं उनको नई नई टेक्नोलॉजी से उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। गवर्नमेंट को एक ऐसी पॉलिसीज़ लेके आनी चाहिए जो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवा पाए। उसके बाद बात करते हैं सोशो इकोनॉमिक जो फैक्टर होते हैं वो एग्रीकल्चर पैटर्न को किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे लैंड का टेन्योर है, कास्ट है, इनहेजिटेंस है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं आपके इकोनॉमी को कि एग्रीकल्चर की जो 1 का प्रॉफिट मैक्सिमम फार्मर्स को है वो कैसे मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं कि पॉलिसी इम्प्लीकेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर।
इसमें हम लोग अगर बात करते हैं कि वांथुनेन ने बेसिकली जो स्पेशल लॉजिक है इंडियन एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ को, हम उसको स्मार्टली लैंड यूज़ प्लानिंग के रेफरेंस में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें क्रॉप की डाइवर्टिफिकेशंस पे काम करना चाहिए, मतलब कि हमें एक ही तरह की फसलें ना उगाकर अलग अलग फसलों को उगाना चाहिए, जो से हमें दो तरीके से फ़ायदे होंगे। फर्स्ट, फाइनेंशियली जो फार्मर्स हैं वो डेवलप होंगे, उन्हें अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिलेंगी। दूसरा, हमारी जो इकोलॉजी है वो बैलेंस रहेगी। एक तरीके की फसलें उगाने से क्या होता है कि जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड एरिया है उसके वो न्यूट्रिशंस वैल्यू हैं वो एक टाइम के बाद समाप्त होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप सेम तरीके के ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उगाते रहोगे तो हमारी मिट्टी है, जो भी हमारी भूमि है, उसमें से जो भी उसकी फर्टिलिटी है वो एक समय के बाद समाप्त होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल है, वो उनको यूज़ करना पड़ता है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। अब बात करते हैं कंक्लूज़न की कि वांथुनेन की जो थ्योरी है वो मॉडर्न इंडिया के लिए किस तरीके से रेलिवेंस है। अगर कोर रेलिवेंस देखें तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मार्केट एसेस होते हैं, जो हमारी कहीं ना कहीं इंडियन एग्रीकल्चर की पैटर्न को शेप देती हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे वांथुनेन की इनसाइड रिमाइंड को वैलिड बनाते हैं। उसके बाद इंडियन मॉडिफिकेशन, मल्टीपल मार्केट होना, सोशल कंस्ट्रेंट होना, एमएसपी, अनइवन इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं ना कहीं ये क्या करता है कि हाँ, इस मॉडल को कहीं ना कहीं इतने अच्छे से हमारी इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट है वो नहीं करने दे रहा। उसके बाद होता है फॉरवर्ड विजन। क्या हो सकता है भविष्य के लिए, अगर हम लोग इस थ्योरी को देखें तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी थ्योरी है, स्पेशल थ्योरी विद इंक्लूसिव पॉलिसी, हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे के रेफरेंस से हम लोग कर सकते हैं कि हमें अपनी इंडिया के अंदर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये हमारी थ्योरी है, वांथुनेन की थ्योरी है, ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसको एक प्रॉपर पैटर्न में पेपर में तैयार कर सकते हैं। प्रेजेंटली जो हमारा सिलेबस है BA 4 सेम के सिलेबस में अब की बार ये थ्योरी है वो इंट्रोड्यूस की गई है। अगर हम लोग मेजर जो इसका कॉन्सेप्ट है वो MA में एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन ये अब के सिलेबस में न्यू NAP में आप लोगों के 4th सेम के अंदर भी इंट्रोड्यूस की गई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोस हैं वो हमारी वॉच करें, और अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ज्योग्राफिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आप उनको ईजिली क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।